बीजेपी की लिस्ट सामने आते ही खिवसर उपचुनाव के लिए कई तरह की बातें राजनीतिक गलियारों में हो रही है। कैसे रेवत राम डांगा हनुमान बेनीवाल के गढ़ में अपनी जगह बना पाएंगे, ये देखना वाकई में दिलचस्प होगा। और जब इस मुकाबले के बारे में सोचा जा रहा है, समझा जा रहा है, तो कैसे होगा ये संभव रेवत राम डांगा के लिए कि हनुमान बेनीवाल के गढ़ में वो अपने पैर जमा सके। बताएंगे आपको सब कुछ डिटेल में इस वीडियो में, इसलिए बने रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का, भारत के लिए। और इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद है हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी। वरुण सर, जिस तरीके से उपचुनाव के लिए रेवत राम डांगा का नाम चुना गया बीजेपी की तरफ से खिवसर मुकाबले के लिए, अब आप इस मुकाबले को किस तरीके से देख रहे हैं जब ये बेनीवाल वर्सेस रेवत राम डांगा आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देता है? देखिए, हनुमान बेनीवाल के साथ जो लगातार हो रहा है उसमें ये एक एडिशन है, क्योंकि जिस तरह से इससे पहले उमेदराम बेनीवाल जिसको सींचा उन्होंने था, बनाया उन्होंने था, उन्होंने धोखा दिया, उसी तरह से वही रेवत राम जो पहले ही छोड़ चुके थे, लगभग उमेदराम के आसपास ही आरएलपी छोड़ चुके थे, उन्हीं को एक बार फिर बीजेपी ने टिकट दिया है। और इससे साफ है कि हनुमान बेनीवाल को आंतरिक रूप से उनके इमोशंस को बहुत बड़ी चोट पहुंचेगी, क्योंकि उन्हीं के टीम के सदस्य जब उन्हीं के खिलाफ लड़ेंगे तो ये एक घायल शेर को और घायल करने वाला तरीका है जो बीजेपी अपना रही है। और कहीं ना कहीं ज्योति मिर्धा को बार बार लगातार इस्तेमाल करने के बावजूद कुछ उनसे नहीं हो रहा था, तो उनको अब ड्रॉप किया है। हालांकि इससे कांग्रेस तो कमजोर पड़ी है, मिर्धा पूरा परिवार जो है वो वहां से निकला है। हालांकि उसमें से अभी एक और शख्स है जो कांग्रेस की तरफ है, मिर्धा परिवार का, जिसके लिए अभी नाम चल रहा है, बट मेजरली सारे कार्यकर्ता निकल चुके हैं। तो भाजपा का एक मोटिव क्लियर हो गया कि मिर्धाओं को उन्होंने कांग्रेस से निकाल दिया। अब जो दूसरा मोटिव है कि इमोशनली और तोड़ दे हनुमान बेनीवाल को, उस मोटिव के तहत अब रेवत राम डांगा को खड़ा किया है। और अब आप देखिए कि जो कैलकुलेशन है बीजेपी की वो ये है कि पिछले लोकसभा चुनाव में जिस तरह से मात्र 2000 वोटों से हनुमान बेनीवाल जीते थे, तो जीत का अंतर बहुत कम हो गया था, बहुत छोटा हो गया था। इस बार लॉजिक यही है, कैलकुलेशन यही है कि ए, हनुमान बेनीवाल खुद तो खड़े होने थे, वो किसी परिवार के सदस्य को खड़ा करेंगे जी। बी, उनको इमोशनली इस तरह से तोड़ दिया जाए कि उन्हीं के पार्टी के लोग उन्हीं के खिलाफ लड़ रहे थे जो एक वक्त पर उनकी पार्टी में रह चुके थे, तो जख्मी वो ऑलरेडी है। अब देखना ये होगा कि इमोशनली इतना बड़ा हैम्पर करने के बाद क्या होता है। हालांकि ये बैकफायर भी हो सकता है, क्योंकि भाजपा का ये मूव अगर वो लेती है तो जनता सहानुभूति की नजर से भी हनुमान बेनीवाल को देख सकती है कि भाई बार बार इसके साथ इसके अपने ही धोखा कर रहे हैं, तो चलो हम साथ देते हैं जी। लेकिन ये भी संभव है। कांग्रेस से नाम आना बाकी है, तो आपको नहीं लगता कि कांग्रेस के नाम का उतना फर्क पड़ेगा नहीं? कांग्रेस के पास कार्यकर्ताओं का बेस ही नहीं बचा जब से मिर्धाओं ने छोड़ा है। कांग्रेस क्या करेगी वहां पर जी? कांग्रेस के पास सिर्फ और सिर्फ सोल्यूशन ये है कि वो आरएलपी के साथ गठबंधन कर ले इस सीट के लिए। उसके अलावा उसके पास कोई चारा नहीं है। जिसको भी वो खड़ा करती है वो या तो भाजपा के या आरएलपी के वोट कम करेगा, कैंडिडेट कौन होगा उससे पता चलेगा। उससे ज्यादा कांग्रेस कोई भूमिका नहीं निभा सकती यहाँ से, और कांग्रेस उल्टे मुंह की ही खाएगी। लेकिन हाल ही में जिस तरीके से गठबंधन के लिए रास्ते खोलते हुए हनुमान बेनीवाल दिखाई दे रहे थे कुछ भाषणों में, तो आपको क्या लगता है खिवसर की सीट के लिए गठबंधन करेंगे बेनीवाल? क्योंकि देखिए, आप इस बात को समझिए कि बेनीवाल पिछले चुनाव में मात्र 2000 वोटों से जीते थे जब वो खुद खड़े थे। अब तो खुद भी खड़े नहीं हो रहे वो, तो प्रैक्टिकली तो उनको चीजें समझ में आ रही है कि भाई कांग्रेस का हिसाब किताब वहां पे वैसे ही लो है जी। गठबंधन करते हैं तो कांग्रेस उनके लिए प्रचार करती है, तो जो भी थोड़ा बहुत पिछड़ी जाति अल्पसंख्यक से जो कांग्रेस का ट्रेडिशनल वोट बैंक है वो अगर उन्हें मिलता है तो उनके वोटों में इजाफा होगा जी। क्योंकि यहाँ वो खुद खड़े नहीं हो रहे, पत्नी या भाई को खड़ा करेंगे। जैसा कि हम पहले भी बात कर चुके हैं कि हनुमान बेनीवाल देवली उनियारा सीट से भी अपना प्रत्याशी उतारने की कोशिशें कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं गठबंधन की दरकार उन्हें वहां पर भी है। लेकिन खिवसर में एक तरीके से बेनीवाल का गढ़ कहा जाता है खिवसर, और इसी में गढ़ के अंदर ही अगर उन्हें गठबंधन की जरूरत पड़ गई तो इससे बेनीवाल की इमेज में फर्क नहीं पड़ेगा। आप इस बात को समझिएगा कि उपचुनाव का गठबंधन पूरे उपचुनाव का होगा,
उपचुनाव का गठबंधन केवल एक या दो चुनिंदा सीटों का नहीं हो सकता, वो पूरे ही उपचुनाव का होगा। अब जब तो सातों सीटों पर होगा, सातों सीटों पर होता है, उसमें ये बात होगी कि आरएलपी को कितनी सीटें देंगे और आरएलपी बाकी सीटों पर कांग्रेस को सपोर्ट करेगी। तो ये लेन देन का मामला होता है। अब हनुमान बेनीवाल ने साफ साफ कह दिया है कि भाई अगर कांग्रेस का गठबंधन नहीं मिलता तो वो 4 सीटों पे लड़ेंगे, और मिलता है तो वो 2 सीटों पे लड़ेंगे, उनकी पार्टी 2 सीटों पे लड़ेगी। यानी कि अगर गठबंधन हो जाता है तो उन 2 सीटों पे कांग्रेस अपना कैंडिडेट नहीं खड़ा करके आरएलपी के लिए प्रचार करेगी और हनुमान बेनीवाल बाकी सीटों पर कांग्रेस के लिए प्रचार करेंगे। इस तरीके से ये चीज चलेगी। तो आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से आपने बताया कि पिछले मुकाबले में भी 2000 वोटों से ही जीत पाए थे बेनीवाल, तो रेवत राम डांगा कितने % उनको टक्कर दे पा रहे हैं इस बार के उपचुनाव में? देखिए, रेवत राम डांगा के साथ ये है कि रेवत राम डांगा के पास बहुत सारे पुराने आरएलपी कार्यकर्ता हैं। वो जानते हैं कि आरएलपी किस तरह से चुनाव लड़ती है, क्या कुछ चीजें होती है, और उनके पास बीजेपी का ट्रेडिशनल वोटर भी जुड़ेगा। ये समीकरण लेकर वो कुछ कर सकते हैं, तो देखना होगा कि वो क्या करते हैं। लेकिन बेनीवाल जिस तरीके से अभी बोलते हुए सुनाई दिए कि हाँ, मैं बीजेपी की तरह नहीं करूंगा, मैं कांग्रेस की तरह नहीं करूंगा कि 15 लोग टिकट मांग रहे हैं तो एक को टिकट दे दिया और 14 को नाराज कर दिया। मैं जनता से पूछना चाहता हूँ, जनता जिसे बोलेगी मैं उसे मैदान में उतारूंगा। तो इससे आप क्या सोचते हैं कि उनके दिमाग में सिर्फ 2 ही नाम है अभी, कनिका बेनीवाल और उनका भाई नारायण बेनीवाल। आपको क्या लगता है कि जनता उन्हें जो बताए कि उस नाम को उतारेंगे या फिर ये सब महज कहने की बातें होती है। हनुमान बेनीवाल को जनता बहुत पसंद करती है वहां की, और जो हनुमान बेनीवाल चाहेंगे जनता उसमें हाँ कर देगी। लेकिन आपको दोनों पार्टियों से अलग तो दिखना पड़ेगा, और उसके लिए ये एक तरीके से कैंपेन स्टंट्स होते हैं, वही किए जा रहे हैं। पर हनुमान बेनीवाल वहां बाकी तमाम सारी पार्टियों से ज्यादा कुवत रखते हैं, इस पे कोई दो राय नहीं है। लेकिन इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि वो खुद इस चुनाव में खड़े नहीं होंगे, उनका भाई या भारिया उनमें से कोई खड़ा होगा। तो देखना ये होगा कि खड़ा कौन होता है इलेक्शन में और किसको जनता सपोर्ट करती है। वाकई में दिलचस्प है कि बेनीवाल के दिमाग में अब क्या चल रहा है। जिस तरीके से रेवत राम डांगा का नाम सामने आ चुका है, तो स्थितियां तो स्पष्ट हो चुकी है कि उन्हें क्या करना है। अब कौन से वो समीकरण है, कौन सी वो स्ट्रैटेजीज हैं जो बेनीवाल बना रहे हैं, किस तरीके से वो उपचुनाव में अपनी सीट को निकाल पाते हैं, देखना वाकई में दिलचस्प होगा। आपकी क्या राय है, आपका क्या सोचना है, और आप बेनीवाल वर्सेस डांगा मुकाबले को किस तरीके से देखते हैं, बताइएगा जरूर कमेंट बॉक्स में, रखिएगा जरूर अपनी राय। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलेगा, और ऐसे और वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। Hi, I'm Varun. Trending video creation is my passion, and I have an experience of 15 plus years in this. Nowadays, I have observed that videos in natural background, like in gardens, restaurants or cafeterias, in conference room or hotel lobbies, etc., are getting more engagements and clicks. I myself created few and they worked so well. If you are also looking for an engaging video in this type of natural background for your business promotion, I'm here to help you out. My packages come with variety of services like image insertions, clip insertions, logo insertions, text overlays, etc. Go check them out now. Feel free to ask anything before ordering with me. Hope we join hands soon.